तो आपने कहा ईरान के पास ऑप्शंस महदूद हैं, लेकिन जाहिर है इस रजीम को अपने सर्वाइवल का इशू भी दरपेश है, तो उन्हें कुछ ना कुछ तो करना होगा। सरेंडर करना फॉरेन टॉक्स के लिए ये एक और हजीमत होगा ईरान के लिए। डोनाल्ड ट्रंप मिक्स सिग्नल्स देते आए हैं, इसकी वजह से वो कंफ्यूज भी कर देते हैं हिकमत अमली को लेकर। अब उनका ये कहना है कि अगर ईरान ने इसराइल पर जवाबी हमला किया तो अमेरिका इसराइल का मुकम्मल दिफा करेगा। अगर अमेरिका मुकम्मल दिफा करता है इसराइल का, तो ईरान की मदद को कौन कौन आ सकता है, या इस जंग को रोकने में किरदार कोई अदा करेगा, या ये जंग लंबी चलेगी जब तक इसराइल अपने मफादात हासिल नहीं कर लेता? नहीं, मेरा ख्याल है ज्यादा लंबी जंग नहीं चलेगी। इसराइल ने तो खुद ही कहा है कि हफ्ता 2 हफ्ते फिर पॉज होगा नेगोशिएशन के लिए, बातचीत के लिए, सियासी इनिशिएटिव्स के लिए। ये नॉर्मल ऐसे ही होता है। ऐसे तो नहीं है ना कि आप एक जंग करके कंट्री को कॉन्कर कर लेते हैं, वो तो पुराने जमाने की बातें हैं। तो कोई ऑक्यूपेशन तो होनी नहीं है। सो देन देयर इज स्पेस फॉर पॉलिटिकल डेवलपमेंट। तो मेरा ख्याल है कि ये इसराइल के 1-2 और हमले होंगे एंड दैट्स इट। उसके बाद मेरा ख्याल है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी शोर शराबा पाड़ के वो आ जाएंगे। मगर मुझे जो खदशा, जो फिक्र है ना, कि ईरान जो है वो जब रिटेलिएट करेगा तो वो किस किस्म की रिटेलिएशन होगी। जैसे मैंने पहले कहा, उसको अमेरिका को भी करेगा या सिर्फ इसराइल को करेगा। अगर अमेरिका को नहीं करता तो फिर जल्दी जंग बंद हो जाएगी। अगर अमेरिका को करता है तो फिर और भी नुकसान होगा। बट एनीवे, मैं समझता हूँ कि रशिया, चाइना will end up having to play some sort of a role, क्योंकि इस वक्त जो एक्सेस बन रही थी वो यही बन रही थी ना कि चाइना, रशिया, ईरान, टर्की, ये सब इकट्ठे हो रहे थे। तो ईरान इज पार्ट ऑफ दैट एक्सेस, और ये वही एक्सेस है जिसने ईरान को बेल आउट भी किया है। चाइना बहुत ईरान से तेल लेता है सैंक्शंस ब्रेक करके, ईरानियन इकोनॉमी बहुत डिपेंडेंट है। तो चाइनीज डिप्लोमेसी एंड रशियन डिप्लोमेसी विल कम इनटू प्ले। मगर प्रॉब्लम यहाँ ये है कि रशिया इज ऑलरेडी वेजिंग अ वॉर इन द यूक्रेन, जहां वो ट्रंप के साथ नई बात बन रही, वहां लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। ट्रंप की जो एफर्ट्स हैं वो कामयाब नहीं हो रही वहां यूक्रेन में। तो मैं ये समझता हूँ कि ऑब्वियसली यूनाइटेड नेशंस में शोर शराबा पड़ेगा कि इसको बंद किया जाए, बिकॉज इसराइल के हक में तो बहुत कम लोग हैं ओपनली। मैंने कहा ना आपको कि कंडेम नहीं किया वेस्टर्न नेशंस ने, मगर सपोर्ट भी नहीं किया। वो सारे यही कह रहे हैं एस्केलेशन। तो उससे आप यही समझे कि अब कोई ना कोई एस्केलेशन रोकने के लिए लोगों का आना जाना शुरू हो जाएगा। सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर रेजोल्यूशंस पास होंगे, सीज फायर होगा या कुछ इस किस्म की चीज होगी, और फिर एक दफा फिर नेगोशिएशंस और इंस्पेक्टर्स और डील्स और ये सारी बातें फिर शुरू हो जाएंगी। और अगर ऐसे ना हुआ और ईरान ने रेजिस्ट किया इस चीज को, तो फिर मैं समझता हूँ ईरान के अंदर और भी इंतशार होगा और भी क्राइसिस बढ़ेगी, सियासी क्राइसिस, और दैट कुड लीड टू मेनी सीरियस इश्यूज ईरान का। आपने देखा कि जब इराक के अंदर भी डेंजर था कि इराक टूट जाएगा, सीरिया के अंदर भी ये डेंजर था, मगर वो बचा लिया उन्होंने इन दैट सेंस। फिर नए मुल्क नहीं बने। यहाँ तो सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स भी हैं, वहां तो सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स भी नहीं थे, यहाँ तो सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स भी हैं। वो बलूचिस्तान वाले हैं, कुर्द वाले हैं, कुर्दिश हैं, सो आई थिंक ईरान की जो भी रिस्पॉन्स होता है विल बी वेरी क्रिटिकल। ग्रेटर इसराइल प्लान का भी आपने तस्करा किया था कि कहाँ तक सिलसिला जाएगा, तो क्या ये ग्रेटर इसराइल प्लान का आखिरी एपिसोड है ईरान पर अटैक, या बात आगे बढ़ेगी? नहीं, देखिए, हम तो हमेशा यही कहते रहे हैं कि वी आर पीसफुल, न्यूक्लियर प्रोग्राम इज ओनली इंडिया स्पेसिफिक इन डिफेंस। वी हैव नेवर, हमने कभी भी ये इसराइल के खिलाफ कभी ओपनली थ्रेट नहीं की। डिप्लोमेटिक हम बात करते हैं, बट वी हैव नेवर डन एनीथिंग। यहाँ तक कि ऐसी स्टेजेस भी आई हैं जहाँ जब अरब ममालिक तैयार हो गए थे इसराइल के साथ कुछ तल्लुकात बनाने के लिए, तो हमारे यहाँ भी आवाजें खड़ी हो गई थी कि हम भी तल्लुकात बना लेते हैं। अगर जिन लोगों का डायरेक्ट मसला है अरबों का, ये पैलेस्टाइन, तो अगर वो तैयार हो गए हैं कि जी इनके साथ कोई बातचीत हो जाए या डिप्लोमेटिक रिकग्निशन हो जाए या कोई सोल्यूशन निकाला जाए, तो फिर हम कौन होते हैं चौथे महल्ले बैठ के सारा वक्त लड़ने के लिए। तो मेरा ख्याल है कि वो इस किस्म की जब बात होती है, जनरल मुशर्रफ के ज़माने में भी हुई, उसके बाद भी हुई, तो हालात बदल जाते हैं। इवेंचुअली मैं ये समझता हूँ कि हम वही करेंगे जो सऊदी अरेबिया, यूएई और ओआईसी सारे मुल्क मिलकर ही कोई ना कुछ होगा, जो भी होगा, एंड वी विल फॉलो दैट। हम अलहदा नहीं खड़े हो सकते
ना अमेरिका के खिलाफ, ना इसराइल के खिलाफ, ना ही हम अपने आप को एक रेडिकल इस्लामिक रेजीम कहलाते हैं, जैसे कि ज़िया-उल-हक के ज़माने में था कुछ इम्प्रेशन, या ईरान के बारे में ये कहा जाता है, या तालिबान के बारे में ये कहा जाता है। और आपने देखा कि तालिबान भी अब थोड़े बहुत सीधे हो गए हैं, अब वो भी सोच रहे हैं कि जी किस तरीके के साथ जरा मॉडरेशन की जाए, ऐसा ऐसा मॉडरेट हो रहे हैं। सऊदी अरेबिया बहुत आगे निकल गया मॉडरेशन के अंदर। एक ज़माने में सब दुनिया की सबसे ज़्यादा फंडिंग मॉस्क्स को और देवबंदी इस्लाम को सपोर्ट करने के लिए सऊदी अरेबिया करता था, सब बंद हो गया अंडर MBS एंड सो ऑन। तो मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ उस किस्म की अब थ्रेट नहीं है टू इसराइल जो कि एक ज़माने में थी, जो इसराइल समझता था, क्योंकि अब हमारे बम बना लिए हमने, और हमने बड़ी जिम्मेदारी के साथ कभी भी धमकी, न्यूक्लियर धमकी नहीं दी कि जी हम ये इस्तेमाल करेंगे या हम कर सकते हैं किसी के खिलाफ, या हम एक्सपोर्ट करेंगे। आपने देखा, हमने तो ये बात समझाने के लिए लोगों को कि वी आर नॉट इन द बिजनेस ऑफ एक्सपोर्टिंग न्यूक्लियर वेपन्स एंड वी आर नॉट एन इस्लामिक रेजिम एंड दिस इज नॉट एन इस्लामिक बॉम्ब। वो आपने देखा, हमने AQ खान की भी छुट्टी करा दी थी एंड सो ऑन। तो मतलब वी आर नॉट एन इस्लामिक बॉम्ब। सो ये जो डर रहा है ना उनको कि इस्लामिक बॉम्ब, वी आर नॉट एन इस्लामिक बॉम्ब। ठीक है। अब इसका एक और पहलू जिसको लेकर दुनिया बहुत परेशान है कि अगर ये जंग तवालत पकड़ती है और इसराइल अपने मकासद और के लिए इसको आगे लेकर जाता है तो इसकी माशी कीमत दुनिया क्या अदा करेगी। ब्रेक के बाद बात करते हैं। वेलकम बैक टू द शो। सिट साहब, क्या बैकडोर आपके ख्याल में कोई बातचीत चल रही होगी क्योंकि सेकंड चांस के लिए डोनाल्ड ट्रंप दबाव डाल रहे हैं ईरान पर। मीनवाइल तेल की कीमतों में इजाफा हो गया जैसे ये खबर मार्केट में आई अटैक की, तो ईरान के पास क्या इसके अलावा भी ऑप्शंस हैं कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को बंद कर दे और मजीद मुश्किलात पैदा करने की कोशिश करे इनडायरेक्टली डायरेक्टली? बिल्कुल, मैंने आपसे कहा ना कि ईरान के रिस्पॉन्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आगे हालात कैसे डेवलप करेंगे, क्योंकि जो भी ईरान करेगा दुनिया उसको कहेगी एस्केलेशन। दुनिया ये एस्केलेशन जो है वो इसराइल के खाते में नहीं डालेगी, ईरान के खाते में डालेगी। अब मैंने कहा आपसे कि ईरान बहुत कुछ कर सकता है और फिर कुछ नहीं भी कर सकता। अगर तो ईरान ने ऑयल पाइपलाइंस जो सी लेन्स हैं उसको अटैक किया और तो फिर तो मसला बन जाएगा। और इसी तरीके के साथ अगर अमेरिकन बेसिस को उन्होंने बहुत शदीद तरीके से अटैक किया है, कॉन्सल्स एम्बेसीज को या उनके जो मिलिट्री बेसिस है इन द मिडल ईस्ट, तो देन यस इट क्रिएट अ प्रॉब्लम। मगर अगर एक दिखावे के लिए कुछ छोटा मोटा कर दिया तो मेरा ख्याल है दैट विल बी ओके, कि भाई हमने किया भी है और नहीं भी किया, लेट्स टॉक नाउ, लेट्स गो टू द यूनाइटेड नेशंस एंड टॉक एंड सो ऑन। बट अगर ये तेल वाली बात बड़ी खतरनाक है, उसकी वजह ये हमारे लिए, हमारे जैसे लोगों के लिए, हमारे पास ना रिजर्व्स होते हैं और प्राइस इज वेरी क्रिटिकली डिपेंडेंट ऑन द प्राइस ऑफ ऑयल। एक जमाने में $130 था बैरल, और अब जाके कोई 60 के करीब आधी कीमत है, जिसकी वजह से हमारा ऑयल बिल जो है, जो कि बहुत मेजर बिल है ऑल आर इम्पोर्ट्स, वो कम हो गया है और ये अब थोड़ी बहुत हमें ब्रीदिंग स्पेस मिली है। मगर अगर अब ये $60 से ये 70, 80, 90 तक फिर पहुंच जाता है तो देन ऑब्वियसली हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के ऊपर, हमारी ऑयल इम्पोर्ट्स के ऊपर असर पड़ेगा और फिर पाकिस्तान के अंदर महंगाई होएगी और बड़ा हमारे लिए भी मुश्किलात हो सकती है। इसी तरीके के साथ हमारी एक्सपोर्ट्स जो है वो भी समुद्री जहाज़ों से ही जाती हैं और अगर सी लेन्स डिस्टर्ब हो जाती है तो आप सोचिएगा कि योर एक्सपोर्ट्स विल फॉल। अगर आपके एक्सपोर्ट्स गिरते हैं तो फिर और भी बड़े मसले बन जाते हैं उसके साथ। तो हमारी इकोनॉमी बड़ी इस वक्त नाजुक मोड़ पे है और इस स्टेज पे अगर हमारी ऑयल सप्लाईज महंगी हो जाती हैं या हमारी एक्सपोर्ट्स गिर जाती है या कोई डिस्ट्रप्शन शुरू हो जाती है इन द रीजन, तो दैट विल हर्ट अस। तो हमारा भी इंटरेस्ट यही होगा कि जल्दी से जल्दी कोई नेगोशिएटेड सेटलमेंट हो या पॉज हो ताकि ये ना हो। मैं छोटी सी आपको बात बताता हूँ। अभी आपने देखा ये पानी के मसले के ऊपर सिंध के अंदर सड़कें वड़कें बंद कर दी थी जी। आपको पता है जी। याद है ना आपको? बिल्कुल। तो उसके साथ क्या हुआ कि आपकी उस महीने की जो एक्सपोर्ट है, जो पेशावर से या पंजाब से जो ट्रक्स जाते थे या कंटेनर्स जाते थे वो सारे रुक गए और वो उस महीने एक्सपोर्ट नहीं हो सके। वो अगले महीने जब ये सड़कें वड़कें खुल गई तो फिर जाके ये एक्सपोर्ट हुए। तो ये मतलब है इट अफेक्ट्स एवरीथिंग। छोटी छोटी डिस्ट्रप्शंस भी हैं, वो भी आपकी इतनी सेंसिटिव, एक ही आपका पोर्ट है, यही एक ही सड़क है आपकी नेशनल हाईवे, और अगर वो सी लेन्स ब्लॉक हो जाती हैं
तो फिर व्हाट विल यू डू? सो वी आर इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। तो इसलिए लेट्स होप कि ईरान का जो भी रिस्पॉन्स है, इट शुड बी कंसिडर्ड, बट इट शुड ऑल्सो ओपन द वे फॉर अ नेगोशिएटेड सेटलमेंट ऑन दिस इशू। ठीक है।